ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अब तक आपने देखा 4 दोस्त गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, मगर वो लोग एक विला के अंदर फंस कर रह जाते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से चले जाओ। जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। अभी जिंदा हो तो चले जाओ, वरना। जिंदा हो से क्या मतलब है आपका? पहले मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, मगर आज रात जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे इतना तो समझ में आ गया है कि इस विला के बारे में कोई बड़ा रहस्य है जो आपको पता है मगर आप छुपा रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए, मेरे दोस्तों को क्या हुआ है, बताइए मुझे। रोहित के बार बार पूछने पर भी केयर टेकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। तो रोहित गुस्सा होते हुए बोला, तुम में शायद इंसानियत नहीं है। मेरे 2 दोस्त मर चुके हैं और एक दोस्त गायब है। उसे ढूंढे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझ गए तुम? कुछ चीजें राज रहे वही सबके लिए अच्छा होता है। बस इतना समझ लो कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए भी खतरे से खाली नहीं है। कहते हुए केयर टेकर उस कब्र की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तुम बताओ या नहीं बताओ, मैं सुधीर को ढूंढ लूंगा। जब तक वो मिल नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम उसके बारे में जानने की जिद कर रहे हो जिसका नाम लेना भी उसकी ताकत को बढ़ा देता है। बहुत पहले ये जगह गोवा से बाहर थी। समुद्र किनारे बड़े बड़े नारियल के पेड़ और बीच में उस शैतान की कब्र। ये जगह जिस पर ये विला बना हुआ है पहले कब्रिस्तान थी। फिर यहाँ से लाशों को निकालकर दूसरी जगह दफना दिया गया। मगर उस वैम्पायर की कब्र को जैसे ही खोदा गया, बरसों से सोया हुआ वैम्पायर चल गया। उसने किसी को भी इस जगह पर बसने नहीं दिया। यहाँ रहने वाले की मौत तय थी, तो लोग इस जगह को एक हाथ से दूसरे हाथ में बेचने लगे। मेरे पिता तांत्रिक थे। जब उन्हें इस जगह के बारे में पता चला तो बहुत सस्ते दामों में उन्होंने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर इस विला को बना दिया। तब से हर रात हम उस वैम्पायर को एक जानवर की बलि देते हैं। इस जगह पर बने रहने के लिए मुझे उसकी शैतानी ताकत को झेलना पड़ता है। मगर मैंने आप लोगों को मना किया था कि उस तरफ मत जाना, मगर आप लोगों ने मेरी बात को अनसुना किया, तो नतीजा आपके सामने है। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उस वैम्पायर को खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। आप प्लीज मुझे बताइए। तुम्हें मरने का शौक है तो सुनो। वैम्पायर पे अगर चांदी के चाकू से वार किया जाए तो वो खत्म हो सकता है। केयर टेकर ने अपनी जेब से एक चाकू निकालते हुए कहा, ये मेरे पिताजी का चाकू है, इसे तुम रख लो। फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार यहाँ से चले जाने की सलाह दूंगा। और वो केयर टेकर वहां से चला गया। जाकिर और जसमीत को तो खो चुका हूं। हो सकता है सुधीर जिंदा हो। मुझे हर हाल में उस तक पहुंचना होगा, मगर कैसे? मुझे वैम्पायर के रहने की जगह ढूंढनी होगी, मगर वो कहां पर होगी? कैसे ढूंढूंगा मैं उसको? रोहित खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी अचानक उसे ध्यान आया कि विला का केयर टेकर हर रात उस वैम्पायर को जानवर की बलि देने के लिए जाता है। रोहित ने सोच लिया था कि वो आज रात केयर टेकर के पीछे पीछे उस वैम्पायर के करीब पहुंच जाएगा। यही सोचकर केयर टेकर के बार बार बोलने के बावजूद रोहित विला को छोड़कर नहीं जाता है। देर रात उसके कमरे की खिड़की पर ठक ठक की आवाज होने लगी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खिड़की की तरफ देख पाए। तभी खिड़की का कांच टूट गया। डर के कारण रोहित का गला सूख रहा था। उसने आंखें बंद करके भगवान को याद किया और फिर खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर पूरा सफेद। उसे देख रोहित की चीख निकल गई। आए! वो भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकला तो वो केयर टेकर से टकरा गया। आप इस वक्त रात को कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको ये विला छोड़ने के लिए कहा था, मगर आपकी जिद के कारण आप यहाँ रुके हुए हैं। मगर अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। आप अपने कमरे में जाइए।
मगर मेरे कमरे में तो। कहते हुए वो चुप हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे केयरटेकर के पीछे भयानक आकृति लटकी हुई नजर आ रही थी। डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को सब ठीक होने का एहसास दिलाने लगा, लेकिन वो अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखें खुली तो तब तक केयरटेकर वहां से जा चुका था। अब ये यहां से कहां चला गया? और उसके पीछे कौन था? कहीं वही तो वैम्पायर नहीं है? कहां ढूंढूं मैं इसको? विला के पीछे ही जाकर देखता हूं। उस वैम्पायर का राज इस विला के पिछले हिस्से से ही जुड़ा हुआ है। हो ना हो केयरटेकर उस वैम्पायर के पास ही गया होगा। गंदी बदबू के कारण उसका मन वहां से भागने को हुआ, लेकिन उसे सुधीर की चिंता थी, इसलिए वो वहीं पर केयरटेकर का इंतजार करने लगा। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो उस आवाज की तरफ गया तो वहां उसे एक तहखाने में जाने का रास्ता नजर आया। ये तहखाना वही था जहां पर वो वैम्पायर रहता था। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों की सहायता से तहखाने में उतरा। वहां पर अंधेरा था। रोहित को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने अपने मोबाइल की जैसे ही टॉर्च ऑन की, कुछ चमगादड़ उसके आसपास मंडराने लगे। उन्हें हटाते हुए वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा सुधीर तहखाने में बेहोश पड़ा था। वो सुधीर के करीब जाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वैम्पायर उसके सामने उल्टा लटका हुआ नजर आया। उसके हाथ में एक बकरी का शरीर था जिससे वो खून चूस रहा था। वो बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। उसका डरावना रूप देखकर रोहित पीछे हट गया। तभी एक कोने में खड़े हुए केयरटेकर ने जब उसे देखा तो गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए? चलो जाओ यहाँ से। मैं सुधीर को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। कहते हुए वो सुधीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक निशान था जिसमें से खून बह रहा था। उसने अपना रुमाल उसके बहते हुए खून पर रखा। जैसे ही रोहित उसे अपने हाथों का सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी आंखें खुल गई। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुधीर, यहाँ से चलो। तुम इसे तभी ले जाओगे जब मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। इसके साथ साथ अब तुम भी मेरा शिकार हो। रोहित वैम्पायर की धमकी सुनकर घबरा गया, लेकिन अपने दोस्त सुधीर को बचाने के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वैम्पायर आगे बढ़ा, रोहित ने अपने जेब से वही चांदी का चाकू निकालकर वैम्पायर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, वैम्पायर अचानक गायब हो गया और सुधीर का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। सुधीर की आंखें और गहरी लाल हो गई और उसके शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। रोहित को समझ आ गया कि वैम्पायर अब पूरी तरह से सुधीर के शरीर पर काबीज हो गया है। सुधीर अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की रोहित, लेकिन तुम नहीं जानते इस खेल की असली चाल क्या है। रोहित घबरा कर पीछे हटा। तभी उसे केयरटेकर की आवाज सुनाई दी, जो अचानक वहां आ गया था। तुम्हें लगा था कि चांदी का चाकू इस वैम्पायर को मार सकता है ना? ये सिर्फ उसे और शक्तिशाली बनाता है। तुमने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया है। रोहित हैरानी से केयरटेकर की ओर देखता है। क्या तुमने हमें धोखा दिया? केयरटेकर ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं खुद भी एक हिस्सा हूं इस शैतानी खेल का। वैम्पायर की मुक्ति केवल तभी होती है जब कोई इंसान अपने ही किसी प्रियजन का खून बहाता है। और अब जब तुमने सुधीर पर हमला करने की कोशिश की, वैम्पायर तुम्हारे खून का प्यासा बन चुका है। रोहित समझता है कि ये सब एक जाल था। उसकी हर कोशिश उसे वैम्पायर के जाल में और गहराई तक खींच रही थी। सुधीर, जो अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था,
धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा और रोहित के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रोहित ने खुद को बचाने के लिए चाकू से अपनी ही कलाई काट ली। खून बहते ही वैम्पायर अचानक रुक गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी केयरटेकर ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा खून अब इस खेल को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे नए सिरे से शुरू करेगा। अब ये विला कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारा खून इसे हमेशा जीवित रखेगा और ये कहानी बार बार दोहराई जाएगी। अचानक विला की दीवारें कांपने लगी। पूरी जगह अंधेरे में डूब गई और रोहित की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरी चीज जो वो देख पाया वो था सुधीर का चेहरा, जो अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। अचानक सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। ये वैम्पायर का श्राप हर उस इंसान को प्रभावित करेगा जो उस विला में कदम रखेगा।